Srita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. So today we will discuss most important questions for OPAL, IOCL, DRDO and other PSU examinations. If you are going for position of polymer crackers for OPAL examination and also for your BARC interview, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स. चाहे आप गेट का एग्जाम दे रहे हों, पीएसयू का एग्जाम दे रहे हों या अदर कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं वो IOCL, MRPL, HPCL का एग्ज़ाम दे रहे हों, ओपल का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं पॉलीमर क्रैकर के लिए, तो ये सीरीज़ आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए. आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस इन मोर डिटेल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन. The process of converting a monomer or a mixture of monomers into a polymer is known as polymerization. अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में देखें तो वो प्रोसेस जिसमें हम मोनोमर या मोनोमर के मिक्सचर्स को कन्वर्ट करते हैं पॉलीमर में, वो कहलाता है हमारा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हमारा जो मोनोमर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो मोनोमर्स होता है या जो मिक्सचर ऑफ मोनोमर्स होते हैं वही आपके कन्वर्ट होते हैं आपके पॉलीमर बनाने में. तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. स्टाइरीन एक मोनोमर है जिसका कि आपका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, और यहाँ पर बहुत सारे स्टाइरीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिए जाते हैं और उनको ऐड किया जाता है और वो कहलाते हैं मिक्सचर ऑफ मोनोमर्स. और ये जो मिक्सचर ऑफ मोनोमर्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीस्टाइरीन में. तो हमने जो मोनोमर लिया था वो लिया था स्टाइरीन, और जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई तो वो कन्वर्ट हो गया पॉलीस्टाइरीन में. तो जो चेन्स हैं, जो आपकी स्टाइरीन की चेन्स हैं मोनोमर्स की, वो ऐड होती जा रही हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन process. It is a process of reacting monomer molecules together in a chemical reaction to form monomer chains or three-dimensional network. So it is a process of converting basically monomers with the help of chemical reaction to form a polymer chain or three-dimensional network which is known as polymer. Okay. So now we will move to the question number 1 here. Dash is a natural fiber. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेचुरल फाइबर कौन सा है. सेल्यूलोज होगा, नायलॉन 6 होगा, डेक्रॉन है या और नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं क्लियरली कि आपको मैंने 2 पिक्चर्स यहाँ पर लगाई हुई हैं. एक तो मैंने वूल का एग्जाम्पल दिखाया है और एक मैंने सिल्क का पिक्चर लगाया हुआ है. वूल और सिल्क ये जो दोनों हैं ये कैसे हैं, ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, क्योंकि वूल भी जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और जो हमारा सिल्क होता है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारी कहलाती हैं नेचुरल फाइबर्स. और जो सेल्यूलोज होता है वो नेचुरल फाइबर होता है. अगर हम नायलॉन 6 की बात करें या डेक्रॉन की बात करें तो ये दोनों ही सिंथेटिक पॉलीमर्स कहलाते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स नहीं होते हैं. तो जो नेचुरल फाइबर्स का एग्जाम्पल होगा वो होगा सेल्यूलोज. ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर. बेसिकली नेचुरल फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. थर्मोप्लास्टिक मटेरियल. थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पॉलीमर मटेरियल विच बिकम्स मोल्डेबल at a certain temperature and solidified upon cooling. ऐसे मटेरियल्स जिनको जब हम गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मोल्डेबल हो जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर जो होता है कम होता है वो ठंडे होने लग जाते हैं, सॉलिडिफाइड हो जाते हैं जब वो ठंडे होते हैं. तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स की और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स में ब्रांचिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और
ये जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं ये सॉल्वेंट सॉलेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ा बहुत सॉलिबिलिटी इनकी सॉल्वेंट्स के साथ होती है, और जब हम इन पे हीट अप्लाई करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच नहीं करते हैं। क्यों? ऑप्शन ए इज़ दे आर हैविली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन सही नहीं है। दे आर सॉल्वेंट इनसॉल्युबल, जबकि वो सॉल्वेंट्स में कुछ हद तक सॉल्युबल होते हैं। डोंट सॉफ्टन ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, जबकि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स को जब हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा नन ऑफ दिस। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूँ, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आप अपने घरों में कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आपके जो किचन कंटेनर्स होते हैं या जो फ्रिज में रखने वाली आपकी बॉटल्स होती हैं वो आपकी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स का एग्जाम्पल होते हैं। इसी तरह से जो किड्स टॉयस होते हैं वो जो प्लास्टिक मटेरियल उनमें लगा होता है वो सारा मटेरियल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। थर्मोसेटिंग मटेरियल्स। Thermosetting materials soften on application of heat, are cross-linked molecules, are solvent soluble, none of these। तो यहाँ पर थर्मोसेटिंग मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया, जनरल आइडिया मैं आप लोगों को दे देती हूँ जिससे ऑप्शंस को चूज करने में आपको एक हेल्प मिल सके। वंस सेट दे कैन नॉट बी रीहीटेड सिंस दे आर परमानेंटली सेट। जब हम एक बार ये मटेरियल सेट हो जाता है, थर्मोसेट इसीलिए कहलाता है थर्मोसेट, यानी कि थर्मो मीन्स हीट, सेट मीन्स सेट्स, ऑलरेडी सेट यानी कि सेट हो गया है। इट मीन्स जब आपने हीट अप्लाई की, जब आपने उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की इस मटेरियल को, तो वो इतना सेट हो जाता है कि आप उसको अगर रीहीट भी कर लें तो वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता। तो और ये जो थर्मोसेटिंग मटेरियल्स होते हैं ये हीट अप्लाई करने पर सॉफ्ट नहीं होते, और इनमें जो क्रॉस लिंकिंग होती है, जो ब्रांचिंग होती है वो बहुत हैवी ब्रांचिंग रहती है, और ये सॉल्वेंट्स में इनसॉलेबल होते हैं। तो सॉल्वेंट सॉलेबल जो आपका सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। सॉफ्टन ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट भी आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्मोसेट मटेरियल्स एक बार जब आपने उसमें थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, हीट अप्लाई कर दी, तो वो मटेरियल ऑलरेडी सेट हो जाता है, अब वो और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता चाहे आप उसमें और हीट अप्लाई कर दें। तो ऑप्शन ए भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो यह ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि जो थर्मोसेट मटेरियल्स होते हैं उनमें जो क्रॉस लिंकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत हैवी क्रॉस लिंकिंग होती है, हैवी ब्रांचिंग रहती है। इसी वजह से वो एक बार सेट होने के बाद रीहीट आप उन्हें करते हैं तो तभी भी वो सॉफ्ट नहीं होते। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता देती हूँ कि आपके घरों में जो नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ होती है उसका जो पकड़ने वाला हैंडल होता है वो आपका थर्मोसेट मटेरियल से बना होता है। इसीलिए क्या होता है वो आपको गर्म भी फील नहीं होता है, और वो बार बार ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, जब आप हीट अप्लाई करते हैं कढ़ाई को गैस पर रखते हैं तो वो बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता है। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। डेक्रॉन इज एन। डेक्रॉन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। डेक्रॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ठीक है। और जो डेक्रॉन जिस कंपनी ने लॉन्च किया था वो डुपॉन्ट है, DUPONT। डुपॉन्ट एक कंपनी है जो कि डेक्रॉन बनाती है, डेक्रॉन उसी का प्रोडक्ट है। डेक्रॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जिसको कि हम पॉलीएस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड पॉलीएस्टर नहीं होता है, पॉलीअमाइड नहीं होता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी नहीं होता है। ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। और अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें कि डेक्रॉन कहाँ पर यूज़ होता है, तो जो हमारे घरों में सोफ़े होते हैं, कुशन कवर्स होते हैं, और जो हमारे रग्स होते हैं, जितनी भी हमारी बेडिंग्स में जो मटेरियल रहता है वो डेक्रॉन मटेरियल ही रहता है। डेक्रॉन बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो फैब्रिक यूज्ड इन बेडिंग, कार्टन्स, सोफ़ा, रग्स एंड पिलो आर नोन एज डेक्रॉन मटेरियल।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, पॉलिएस्टर। डेक्रॉन है एक पॉलिएस्टर होता है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 5, which is vulcanization of rubber. What do you mean by the vulcanization of rubber? Increases its ozone and oxygen reactivity, decreases its tensile strength, increases its oil and solvent resistance, converts its plasticity into elasticity. तो यहाँ पर जिन लोगों को वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में नॉलेज नहीं है उनको मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताना चाहूँगी. सो द वर्ड वल्केनाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वुल्कान. वुल्कान इज द रोमन गॉड ऑफ फायर एंड फोर्ज. तो ये कहाँ से आया था? ये रोमन गॉड का नाम होता है, उनके नाम पर वल्केनाइजेशन वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है. Vulcanization is a chemical process in which rubber is heated with sulfur at certain temperature range, and this temperature is 140 to 160 degree Celsius. तो वल्केनाइजेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम रबर को हीट करते हैं सल्फर के साथ एट अ सर्टन टेम्परेचर, और जब हम रबर को सल्फर के साथ हीटअप करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस होती है, विस्कोसिटी होती है, वो इम्प्रूव हो जाती है. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इम्प्रूव होती है? इन दिस प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्स बिटवीन लॉन्ग रबर मॉलिक्यूल्स ऑकर्स सो एज टू अचीव इम्प्रूव्ड हार्डनेस, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़. तो जब भी हम वल्केनाइजेशन करते हैं रबर का, तो बेसिकली हम रबर का जो वल्केनाइजेशन करते हैं वो हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हार्ड होगी वो जो मटेरियल है वो उतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकेगा. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है इंक्रीज़ कर जाती हैं. अब बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने का एक टेक्निकल नेम होता है, उसको कहते हैं कि आपकी जो प्लास्टिसिटी होती है, ये जो प्रोसेस है प्लास्टिसिटी को कन्वर्ट कर देता है इलास्टिसिटी में. तो वल्केनाइजेशन इज द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स प्लास्टिसिटी इनटू द इलास्टिसिटी. और जब इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैंने आपको बताई, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इम्प्रूव कर जाती हैं. अगर हम ओजोन और ऑक्सीजन रिएक्टिविटी की बात करें तो वो वल्केनाइजेशन से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता. टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा. इंक्रीजेज इज ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस. सॉल्वेंट रेजिस्टेंस पर कोई भी जो इफेक्ट है उसके बारे में डेटा जो है अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे इसका जो ऑप्शन करेक्ट है मेरी तरफ से वो डी रहेगा, क्योंकि इट्स कन्वर्ट्स प्लास्टिसिटी इनटू द इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है, इट मीन्स ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इम्प्रूव करती हैं. तो ये जो डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड. तो फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ मोनोमर, इट एम्प्लॉयज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एम्प्लॉयज एडिशन पॉलीमराइजेशन, इट इज़ एन एब्रेसिव मटेरियल. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो दो तरीके की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बेसिकली बनते हैं. वो होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. तो जो फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनाया जाता है. तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इट एम्प्लॉयज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि जो फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन से ही बनाया जाता है. और ये एक पॉलीमर होता है, मोनोमर नहीं होता. तो जो मोनोमर है ए ऑप्शन वो नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. एडिशन पॉलीमराइजेशन से नहीं बनाते हैं तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा. इज एन एब्रेसिव मटेरियल, ये एब्रेसिव मटेरियल नहीं होता है. जो आपने ये बॉल देखी है, ये जो बॉल आप देख रहे हैं, दिस पॉलीमर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोल्डेड प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक द बिलियर्ड बॉल्स एंड लेबोरेटरी काउंटर टॉप्स. जो ये बॉल आप देख रहे हैं ये बिलियर्ड बॉल है. ये जो बिलियर्ड बॉल बनाई जाती है ये फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड मटेरियल की हेल्प से ही बनाई जाती है.
और जो आपकी लेबोरेटरीज़ में जो ऊपर का पार्ट्स होते हैं जिसे हम काउंटर टॉप्स बोलते हैं, वो भी जो इस मटेरियल से बनाए जाते हैं वो भी आपका फॉर्मल्डिहाइड ही होता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रहता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। जितने भी लोग इस सीरीज़ को मेरे साथ देख रहे हैं वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जिस भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को आपको उनके आंसर्स को कैसे चूज़ करना है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली बता रही हूँ कि कैसे आपको आंसर को करेक्टली चूज़ करना है। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, जिसे कि हम SBR भी बोलते हैं, उसके बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज SBR। इट इज़ अनदर नेम ऑफ सिलिकॉन रबर। इट इज़ अ नेचुरल रबर। इट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। इट इज़ अ सिंथेटिक मोनोमर्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि जो आपका SBR होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर दी कार टायर्स। जो आपके कार टायर्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ SBRs। कार टायर्स बनाने में डिफरेंट टाइप्स के SBR को ऐड करके कार टायर्स बनाया जाता है, जिससे कि वो इजीली वर्क कर सके, ठीक है, रोड्स पे। तो यहाँ पर अगर हम SBR की बात करें तो SBR सिलिकॉन रबर नहीं होता है, ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सिंथेटिक प्रोसेस से, आर्टिफिशियल प्रोसेस से बनाया जाता है। ये एक नेचुरल रबर नहीं है और ये एक मोनोमर भी नहीं होता है। ये एक मोनोमर नहीं है, ये ऑलरेडी एक पॉलीमर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट नहीं होगा। अनदर नेम ऑफ सिलिकॉन रबर, क्योंकि ये सिलिकॉन रबर नहीं होता है तो इसका ए ऑप्शन भी गलत होगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आप चूज़ करेंगे वो होगा सिंथेटिक पॉलीमर। जो आपका SBR होगा वो सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्यूलॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्यूलॉइड, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। व्हाट इज सेल्यूलॉइड? सेल्यूलोज नाइट्रेट, रीजनरेटेड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट, ब्यूटाइट्रेट। तो यहाँ पर सेल्यूलॉइड के बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो हमारे कैमरे होते थे पुराने, उसमें एक रील होती थी। वो रील आती थी, जैसे ही आप फ़ोटो खींचते थे वो रील सारी आ जाती थी। जब वो फ़ोटो पूरी कंप्लीट हो जाती थी तो हम उस रील को धुलवाते थे और फिर हमारी फ़ोटोज़ जो होती थी वो डेवलप होती थी। तो ये जो आपकी रोल होता था ये सेल्यूलॉइड मटेरियल से बना होता था। जो हमारा डेली यूज़ में हम कॉम यूज़ करते हैं वो भी सेल्यूलॉइड मटेरियल से बना होता है। तो सेल्यूलॉइड के बारे में हम आगे जानते हैं कि सेल्यूलॉइड्स क्या होते हैं। सेल्यूलॉइड्स आर क्लास ऑफ मटीरियल्स produced by mixing nitrocellulose and camphor with added dyes and other agents। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में सेल्यूलॉइड्स की बात करें तो सेल्यूलॉइड्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि नाइट्रोसेल्यूलोज और कैम्फोर को मिलकर बनाए जाते हैं और उनमें कुछ मात्रा में डाइस मिली रहती है और अदर एजेंट्स मिले रहते हैं। तो जब भी हम सेल्यूलॉइड्स की बात करते हैं तो सेल्यूलॉइड्स का मीनिंग होता है नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज तो उसमें रहेगा ही रहेगा और जो कैम्फोर होगा वो उसमें रहेगा और कुछ एडेड डाइस और अदर एजेंट्स से मिलकर सेल्यूलॉइड्स बनाए जाते हैं। सेल्यूलॉइड्स डिफरेंट टाइप्स के होंगे लेकिन उसमें जो एक कॉमन सब्सटेंस रहेगा वो रहेगा नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की डाइस हो सकती हैं, डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं, उनके नाम पर हम इसको डिफरेंट मटेरियल्स का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि सेल्यूलॉइड्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं तो दे आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स। टेबल टेनिस की जो बॉल्स होती है उसमें यूज़ किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कोम्स होते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं और जो गिटार पिक्स होती हैं वो इस मटेरियल से बनाई जाती हैं। जो गिटार पिक्स होती हैं बेसिकली दे आर यूज्ड बाय द गिटारिस्ट एंड प्लेइंग गिटार विद दिस पिक प्रोड्यूसेस अ ब्राइट साउंड कंपेयर टू द प्लकिंग विद द फिंगर टिप। तो आप जो ये पिक्चर में देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप की ऑरेंज कलर की, ये एक आपकी गिटार पिक होती है जो कि गिटार में लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी जो साउंड आती है वो बहुत ही ब्राइट आती है और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ रहती है।
जो आपकी फिंगर ट्रिप्स होती हैं उससे उतना जल्दी आप उसको गिटार को बजाने में इजी नहीं रहता जितना इसकी हेल्प से रहता है। तो जो लोग गिटार बजाते हैं उन्होंने ये अपनी पिक जो है गिटार पिक ये ज़रूर देखी होगी। तो ये जो गिटार पिक होती है ये भी सेल्यूलॉइड मटेरियल की ही बनी होती है। तो यहाँ पर जिनको सेल्यूलॉइड के बारे में अभी तक नहीं पता था वो याद कर सकते हैं यहाँ से रियल लाइफ एग्जाम्पल की हेल्प से कि ये जो मटीरियल्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप पॉलीमर टेक्नोलॉजी या कोई भी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो उसको अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेकेलाइट इज एन, क्वेश्चन नंबर 9 इज बेकेलाइट इज एन इलास्टोमर, एडिशन पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बेकेलाइट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो आपकी ये बैंगल्स दिखाई दे रही हैं दे आर नोन एज बेकेलाइट बैंगल्स। ये बेकेलाइट मटेरियल की बनी होती हैं। और जो आपके ये पाइप्स दिखाई दे रहे हैं ये भी बेकेलाइट मटेरियल के बने होते हैं। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बेकेलाइट क्या होता है। तो अगर हम बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट का जो कमर्शियल नाम होता है, टेक्निकल नेम होता है, वो होता है पॉलीऑक्सी बेंजाइल मिथाइल ग्लाइकोसाइनोहाइड्रेन। ठीक है, इट इज़ नोन एज बेकेलॉइट। तो बेकेलाइट जो है वो एक मटेरियल है जिसका कि मैंने आपको टेक्निकल नाम बताया, और इट इज़ द फर्स्ट प्लास्टिक मेड फ्रॉम द सिंथेटिक कंपोनेंट। ये हमारा फर्स्ट प्लास्टिक था जो कि सिंथेटिक कंपोनेंट से बनाया गया था, और इट इज़ अ थर्मोसेट फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसको हम थर्मोसेट फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं, एंड इट इज़ formed from a condensation reaction of phenol with formaldehyde। तो बेकेलाइट जिस रिएक्शन से बनाया जाता है वो होती है कंडेंसेशन रिएक्शन। और कौन कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड द फॉर्मेल्डेहाइड। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स ऑफ टेलीफोन। आपने देखा होगा कि जो ये टेलीफोन मैंने पिक्चर लगाया है यहाँ पर, जो ये टेलीफोन्स पहले यूज़ होते थे इनका जो मटेरियल होता था ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रहता था। और जो रेडियो और अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो भी आपकी इसी मटेरियल से बनाई जाती हैं। जो सॉकेट्स होते हैं और लाइट बल्ब्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स जो होती हैं जिनको हम वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं, उनका भी जो मटेरियल होता है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। इसीलिए बेकेलाइट को जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसी वजह से ये जो मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस तरीके के पार्ट्स को बनाने के लिए। ये जो आप यहाँ पर बटन देख रहे हैं ये बटन कहलाते हैं बेकेलाइट बटन्स, इनको भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो मटेरियल होगा इसका जो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बेकेलाइट इलास्टोमर नहीं होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनाया जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। थर्मोप्लास्टिक ये होता नहीं है, ये थर्मोसेट मटेरियल कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट। तो आप अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर आप लोग करेंगे। आपका जो भी आंसर है आप इसका आंसर जरूर करें। जो भी सबसे पहले आंसर करेगा उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूँगी। विस्कस रेयॉन इज रीजनरेटेड सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, रीजनरेटेड सेल्यूलोज एसीटेट और नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पर मैंने आंसर की जो है वो आप लोगों के लिए बना दी है, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो आंसर हैं वो यहाँ पर आप आंसर की को चेक कर सकते हैं। आपके कंफर्ट के लिए मैंने यहाँ पर एक आंसर की भी लगा दी है। जितने भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं, दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ओपल, IOCL, MRPL, HBCL एंड अदर एग्जामिनेशंस फॉर all the candidates, either
you are preparing for GATE examination and also for diploma examinations, this series is going to be very very beneficial. आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। आगे के जो वीडियोस रहेंगे वो इसी पैटर्न पर आपके रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब टू गेट केमिकल प्लैनेट। अगर अभी तक आप लोगों ने गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।